लेट्स डिस्कस हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सिंपल भाषा में बात की जाए, मान लो मुझे बताना है कि नंबर 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर 5 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये टर्म जो है इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर 5, या फिर दिस टर्म इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर 5। तो इन केसेस में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी आसान था बिकॉज वो बस नंबर्स हैं। वेक्टर्स के केस में थोड़ा सा मुश्किल है, बट विद इन 5 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नॉर्थ की तरफ है तो ऊपर बना दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जिस तरह से उसकी पिक्चर दिखाई जाती है। तो जिस तरह से मैंने बोला कि नॉर्थ में आपका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 किलोमीटर का ऐसे दिखाया गया है, तो इसी तरह से एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है और 1.5 किलोमीटर का है, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि ईस्ट की तरफ है तो उसको यहां दिखा दिया है, वो नॉर्थ की तरफ है तो उसको वहां दिखा दिया है, वो 3 किलोमीटर का है तो उसको इतना दिखाया है, और वो 1.5 किलोमीटर का है तो उसको एग्जैक्टली आधा दिखाया है। अच्छा, अब कई लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि सर ये 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए क्या हमें 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी? ऑफ कोर्स नॉट। इसको समझने के लिए आप एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देख सकते हो। आपने कई बार जैसे मान लो पूना से बॉम्बे की जर्नी की होगी, मान लो किसी कार में, तो आधे रास्ते में आप ड्राइवर से पूछते हो, अरे यार ये बॉम्बे अभी कितना दूर रह गया है? तो ड्राइवर आपको जीपीएस निकाल के ऐसा कुछ दिखा देता है ना, और बोलता है कि सर बॉम्बे अभी से इतना दूर रह गया है। अब बॉम्बे इतना दूर रह गया है, इसका कोई सेंस तो नहीं बनता है, और इनफैक्ट आप वो देख के बोलते हो अरे इतना दूर रह गया है, उसमें भी आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप मानते हो कि भाई इंडिया इतनी बड़ी है और बॉम्बे पुणे का डिस्टेंस इतना बड़ा है, राइट। सो ये एक रेफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा 3 किलोमीटर है। हाँ, इसका ये मतलब है कि अगर ये 3 किलोमीटर है तो इसका जो आधा है वो 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 3 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये 6 किलोमीटर को, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये 3 से कम ही होना चाहिए। सो इट इज जस्ट ऑल अबाउट रिलेटिव लेंथ। और आपने इसमें एक चीज और नोट की होगी कि मैंने देखो इन एरो में एक हेड बनाया है, देखो देखो एक एरो टाइप बनाया है पूरा इस तरह से। मतलब सिंपली ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, उसको एक हेड और प्रॉपर टेल ये मेंशन करनी पड़ती है। सो ये है आपका हेड ऑफ द वेक्टर और ये है टेल ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इस डायरेक्शन में है, तो वी कैन से दैट दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। अब ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे कोई बंदा इस साइड धक्का दे रहा है, मान लो उसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो वी कैन से दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट 4 न्यूटन फोर्स। इसका ये टेल है और ये हेड है। और कोई आदमी इसी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स यहां लगा रहा है, देन वी विल से कि ये वेक्टर जो है उस 2 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स भी एक वेक्टर है, हम देख चुके थे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बताती हैं कि एक वेक्टर को किस तरह से पिक्चराइज किया जाता है, मतलब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। हम ऐसे वेक्टर बना के ड्रॉ करके उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी बॉडी में इन दोनों के अलावा मान लो मैंने एक 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा दिया, ठीक है, और ये डायरेक्शन बड़ा पिकुलियर सा है, मतलब इतना सिंपल नहीं है जैसे ये लोग थे। ये किस 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है यहाँ से। तो अब मैं पूछता हूँ, बताओ ये बॉडी अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर इस पर नेट फोर्स लग रहा है ना। ये तीनों फोर्स मिला के जो टोटल फोर्स होगा वो जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इन अदर वर्ड्स में बोल रहा हूं, इन तीनों फोर्स वेक्टर्स को ऐड करना है। तो यार देखो, अब फोर्स वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो ये एरो बना के तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड कि इनको ऐड करके कितना मिलने वाला है, सिंपली बाय ड्रॉइंग दीज एरोस। तो एरो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इट वॉज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट। तो इसको नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इसकी जो एनालिसिस करनी है
वो करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर वेक्टर को किसी टर्म्स में लिखना भी आना चाहिए। हम बोल सकते हैं किसी एल्जेब्रिक टर्म में लिखना भी आना चाहिए। तो उसके लिए इस वेक्टर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए बी। तो ए हो गया इसका टेल और बी हो गया इसका हेड। तो ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए बी। तो ये जो टर्म है वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और ध्यान रहे इसके ऊपर हम एक बार जरूर लगाते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना वेक्टर ए बी, तो उसको आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है VECTORAB। नो, व्हेन आई से वेक्टर ए बी तो आपको बस ए बी और उसके ऊपर बार लगा देना है। और इसको हम पढ़ते भी इसी तरह से वेक्टर ए बी, ठीक है। अब इसमें जो पहला टर्म होता है वो टेल रिप्रेजेंट करता है और दूसरा टर्म जो होता है वो हेड रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन आई रिपीट, इसके ऊपर बार लगाना कंपलसरी है। तो हर बार हमें इसको ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाने की बजाय हम इसको जस्ट इस छोटे से टर्म से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इसको हम मैथमेटिकली प्रोसेस भी कर सकते हैं। मतलब इसको हम इक्वेशंस में यूज भी करना सीखेंगे थोड़ी देर में अभी। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर दिया है ना, CD। तो उसको आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, और जब उसको लिखना है तो सिंपली आप CD के ऊपर एक लाइन लगा सकते हो। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको CD बार नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वेक्टर CD। आई रिपीट, वी रीड इट एज वेक्टर CD। तो C इसका टेल रहा होगा और D उसका हेड रहा होगा। तो दिस इज नोन एज डबल लेटर रिप्रेजेंटेशन। और कई बार इसको सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से जस्ट एक लेटर लिखा है P और ऊपर बार, तो ये हो गया वेक्टर P, है ना। इस वेक्टर का दूसरा नाम रख दिया वेक्टर P। तो या तो मैं इसको वेक्टर CD बोलूं या जस्ट वेक्टर P बोलूं, दोनों एक ही बात है। हाँ, इसका अपना एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली आधा लिखना पड़ेगा, है ना। वहाँ 2 लेटर लिखने पड़ रहे हैं, 1 लेटर लिखना पड़ रहा है। तो एक एडवांटेज है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसको देख के मालूम चल जाएगा कि इसका टेल कहाँ पर है और उसका हेड कहाँ पर है। तो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कैसे लिखना है। बस मोस्ट ऑफ टाइम मैं ये लिखना रिकमेंड करता हूँ, सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक रोड है, जैसे स्ट्रेट जाती है, फिर राइट साइड में मुड़ती है और वापस यहाँ मुड़ जाती है, ठीक है। और इस रोड पे एक कार है जो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही है। अब जब ये कार आगे जाके टर्न लेती है राइट साइड में, तो यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज होके बढ़ के 50 kmph हो जाती है। अच्छा, अब यही कार यहाँ के वापस ऐसा कुछ टर्न लेती है तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम होकर 30 हो जाती है, ठीक है। और वो डायग्राम मैंने वापस दोबारा नहीं बनाया, मुझे मालूम है ये बहुत अच्छा बनाया मैंने, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको सिर्फ कार लिख दिया सिंपली। तो अब 40, 50 एंड 30। अब इन वेलोसिटीज को अगर मुझे वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट किया हमने ऐसे। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कार जब कार यहाँ पर थी, ठीक है। और यही कार जब यहाँ पहुंची तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसके वेलोसिटी का यहाँ पर, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस वेलोसिटी का यहाँ पर। तो इसका नाम था यहाँ पर A वेक्टर और यहाँ मैंने नाम रख दिया इसका B वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया C वेक्टर। तो आपको यहाँ थोड़ा फील आ रहा होगा कि एग्जैक्टली चल के आ रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ये समझाता है कि किस तरफ कार मूव कर रही है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे यहाँ मूव कर रही थी, इस इंस्टेंट पे यहाँ मूव कर रही है और भी यहाँ मूव कर रही है। तो ये इनके डायरेक्शंस हैं। एट द सेम पॉइंट टाइम जो इनकी लेंथ है, राइट, वो रिप्रेजेंट कर रही है इनकी वेलोसिटीज को। तो यहाँ पर इसकी 40 थी तो इतनी थी, जब ये 50 हुई तो थोड़ी बढ़ा दी। देखो ये थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, ये बड़ा है थोड़ा। मतलब अगर इसकी लेंथ मैंने मान लो 4 इंच रखी है तो इसकी 5 इंच रखूंगा, ठीक है। अब 4 इंच रखना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं 4 इंच या 4 सेंटीमीटर कुछ भी रख सकता हूँ। इवन अगर मैं इसको बोलूँ ये लेंथ L है तो इसकी लेंथ 1.25 L होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 50/40 इज 1.25, है ना। तो ये वेलोसिटी इसकी 1.25 गुना है, तो इसकी लेंथ जो है ये भी इसकी 1.25 गुना होगी। सिमिलरली इसकी लेंथ कम होगी। ओके, तो हम जो बार बार लेंथ टर्म यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए टेक्निकल टर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 40। तो ये इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अगेन एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये ना लिखने की बजाय हम सिंपली लिख देते हैं वेक्टर ए इनसाइड 2 वर्टिकल लाइंस, है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि वेक्टर ए इनसाइड 2 वर्टिकल लाइंस, हम इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ध्यान रहे, जैसे हमने इसको ए बार नहीं बोला है, हमने इसको वेक्टर ए बोला है।
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये लाइन लिखने की बजाय अब सिर्फ ये लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये लिखने का एक तरीका है, राइट। किसी भाषा में वाटर को पानी बोलते हैं और किसी भाषा में वाटर को से जल बोलते हैं, राइट। तो जल बोलने से कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं हो जाएगी, बस वो एक नया टर्म है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जब हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इतना लंबा ना लिखना पड़े, इतना लंबा ना बोलना पड़े, उसके लिए जस्ट ये टर्म यूज करते हैं कि वेक्टर ए के आगे और पीछे दो ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। और हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 40। सिमिलरली हम इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 50। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि जो वेलोसिटी है ये 50 किलोमीटर पर आ रहा है यहाँ पे। और इस बात का ध्यान रहे कि इसका मैग्नीट्यूड 50 है, इसका 40 है, तो जिस रेशियो में इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसी रेशियो में इस वेक्टर की लेंथ भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड 30 है, थोड़ा कम हो गया है इसके कंपैरिजन में, तो उसकी लेंथ भी उसी रेशियो में कम हो जानी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है आपको, मतलब और थोड़ा छोटा लिखना है, तो एक काम करो, ये दो डंडे लगाने की बजाय आप ऊपर का जो बार है ना वो भी उड़ा दो। तो ऊपर का जब बार उड़ा दोगे तो ये जो टर्म है इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ध्यान रहे, या तो पूरा वेक्टर ए लो और दो लाइन लगा दो, हम बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर सिंपली वो बार जो था ऊपर वो भी उड़ा दो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाले वर्टिकल लाइन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम सिंपल रहेगा ये ए। इसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 40। अगर आप इसको बोलोगे ना कि ए इक्वल टू 40 तो गलत माना जाएगा, बिकॉज ये वेक्टर है, ये हमको पहले से मालूम था वेक्टर है। ऑफ कोर्स ये वेक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरा नाम है ललित कुमार, ठीक है, कई लोग मुझे एल के बोलते हैं, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एल के, ठीक है, बिकॉज ये एल के डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, ये वेक्टर है ही नहीं, ये तो बस सिर्फ नाम का शॉर्ट फॉर्म था। ए एक वेक्टर है, मुझे पहले से मालूम था, और एक वेक्टर है ये मालूम होने के बावजूद भी अगर मैं इसका बार उड़ा रहा हूँ तो मैं ये या तो सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक स्पेशल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स सिली मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ मैं किसी वेक्टर के ऊपर से बार उड़ा रहा हूँ, बार नहीं लिख रहा हूँ, तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज इक्वल टू 40। तो लिखने का बस एक सिंपल सा तरीका है और एक दूसरा तरीका है। सो द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब ये है कि मान लो आपको यहाँ पर एक वेक्टर ए बना के दिया हुआ है और आप किसी रीजन से, मतलब किसी भी कारणवश इस वेक्टर को यहाँ से हटा के कहीं और ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। अब ये क्यों ड्रॉ करना चाहते हो थोड़ी टाइम के बाद आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमारे लिए ज़रूरी होगा कि इस वेक्टर को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी अप्रोप्रिएट जगह ड्रॉ करना पड़े। तो उसको कहीं और ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, और वो बेसिक रूल बहुत ही बेसिक है। अगर आपको इस वेक्टर को यहाँ बनाना है तो मेक श्योर दैट आप सेम लेंथ का वेक्टर बनाएं, ठीक है। ये जितनी लेंथ है एग्जैक्टली उतनी लेंथ का वेक्टर बनाना है, जैसे ये, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना, ठीक है, आपने उतनी लेंथ इस वेक्टर की भी रखी है, ठीक है, दे आर सेम लेंथ, और ये दोनों पैरेलल होने जरूरी हैं। सो आई रिपीट, अगर आपको इस वेक्टर को यहाँ से हटा के यहाँ बनाना है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट मेक श्योर कि जो इसकी लेंथ है एग्जैक्टली वही लेंथ इसकी हो। सो लेंथ शुड बी सेम, एंड सेकेंडली डायरेक्शन, ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन प्रिसाइजली एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। आप इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो वापस इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लेंथ यहाँ पर थी वही सेम लेंथ यहाँ पर है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, इसमें कई बार लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हाउ अबाउट दिस वेक्टर, कि भाई हमने मान लो सेम लेंथ का वेक्टर यहाँ बना दिया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ऐसा बना दिया, तो ये जो वेक्टर है ना, ये लेट्स कॉल इट बी, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है, बिकॉज ये लाइंस भले ही पैरेलल हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। और एक्चुअली वेक्टर्स की लैंग्वेज में हम इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो एक नया टर्म आ गया, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये एक तीनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हैं, लेकिन ये चौथा वेक्टर जो है ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। लाइन वाइज तो पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो हमको बोले एंटी पैरेलल, एंड डेफिनेटली बी इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। ये तीनों ए हैं और ये बी ए के बराबर नहीं है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर।
तो स्केलर क्या होता है आपको मालूम है, स्केलर बस एक नंबर होता है ना, एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे 5 नंबर एक स्केलर है, 6 नंबर एक स्केलर है, 5.5 नंबर एक स्केलर है, राइट। और वेक्टर्स आप देख चुके हो, ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को मान लो आपको किसी स्केलर से मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वी विल गेट 2a। अब ये जो 2a वेक्टर जो है, ये 2a वेक्टर जो है, ये इसी वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड इसके डबल होना चाहिए। तो हम उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, मतलब उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये हो गया आपका वेक्टर 2a, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मुझे बोलता है आप वेक्टर हाफ ए ड्रॉ करो, मतलब वेक्टर a/2, तो a/2 क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मगर उसकी लेंथ आधी होगी। सो इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर a/2। अच्छा, कोई अगर मुझे बोलता है कि वेक्टर -3a ड्रॉ करो, -3a, तो इस -3a को ड्रॉ करने के लिए आपको इस वेक्टर की 3 गुना लेंथ करनी पड़ेगी, 3 टाइम्स, है ना। तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हो और 3 टाइम्स लेंथ हो उसकी, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो लाइन है ये लगभग इससे 3 गुना है, ठीक है। बट ये -3 का क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो कई लोगों ने शायद सही समझ लिया होगा, इसके लिए इसको उल्टा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये है आपका -3a। तो ध्यान दें वापस से एक बार, ये वेक्टर a है, तो जो 2a होगा उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा, मतलब उसको ड्रॉ करते टाइम डबल लेंथ यूज करनी पड़ेगी। जो हाफ ए होगा उसका मैग्नीट्यूड इसका एग्जैक्टली आधा होगा, तो ड्रॉ करते टाइम हाफ लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जो -3a होगा उसका मैग्नीट्यूड इसका 3 गुना होगा, समथिंग लाइक दिस, है, होगा इसके पैरेलली लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस। तो क्विकली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो एक रेफरेंस है, ठीक है, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेफरेंस बना रखा है और यहाँ पर एक वेक्टर b दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये वेक्टर b जो है, ठीक है, इसमें ये 2 यूनिट कवर करता है। मैं बोलता हूं आप मुझे बना के दिखाओ -2b वेक्टर, ठीक है। स्टॉप द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। -2b बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर इसकी डबल लेंथ होगी ना, b 2 यूनिट कवर करता है, तो 2b जो है वो 4 यूनिट कवर करेगा। सो 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो डबल लेंथ बनाऊंगा कुछ इस तरह से, और फिर ये माइनस होने की वजह से यहाँ पर ये उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स -2b। तो ध्यान रहे, जब इसका जो कोफिशिएंट है, मान लो b का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1.5, 1.6 है, जब वो पॉजिटिव है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी साइड में होगा। लेकिन जब भी इसके जो दूसरे वेक्टर्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया, जैसे -2, तो उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं। मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। तो अगर आप इंग्लिश की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो इसके लिए आप मे बी शायद सीधा स्केलर मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉग ईट्स फिश, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिश इज ईटन बाय डॉग, ठीक है, मतलब इसका सेम ही निकलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, कुछ जगह पर आप इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक अंपायर है, ठीक है, क्रिकेट के मैच में एक अंपायर खड़ा है, तो अंपायर को मान लो सर पे खुजली मच रही है तो ऐसे खुजा सकता है, इट्स फाइन। कान में खुजली मच रही है, कान में खुजा सकता है। लेकिन उसे नाक में खुजली मच रही है ना, तो ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज उसने ऐसे कर दिया ना तो इसका एक मतलब निकलता है, वो होता है आउट। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर आपने इसकी बजाय ये टर्म यूज कर लिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका एक अलग ही मतलब निकलता है वेक्टर्स में, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट यूज दिस टर्म। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत स्पेशल मतलब होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो इसको सिंपली ऐसे बोला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। और स्केलर का मेरा मतलब है एक नंबर जो कि कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसे कैसे निकाला जाता है, उसका भी एक स्पेशल तरीका है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लो सिंपल ज्योमेट्री की बात चल रही है ना, ज्योमेट्री में आपको एक लाइन यहाँ बना के दे दी, एक लाइन यहाँ बना के दे दी, तो आप बोल सकते हो ये इनके बीच का एंगल है, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स में आपको थोड़ा कुछ और ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है से ए, और सिमिलरली एक और वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर से बी, और इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको
एक वेक्टर को कुछ ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है कि उसकी टेल दूसरे की टेल से कोइंसाइड हो जाए। आई रिपीट, शिफ्ट एंड जॉइन वन वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। ठीक है, तो आप एक वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि उसकी टेल दूसरे की टेल से कोइंसाइड हो जाए। तो शिफ्टिंग जो है ना वैसे आड़ी टेढ़ी नहीं कर सकते आप, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको बी को शिफ्ट करना है तो ठीक है, अलाउड है शिफ्ट करना, लेकिन ऐसे शिफ्ट करो कि जब दोबारा बनाओगे तो वो उसके पैरेलल बन जाए, समथिंग लाइक दिस। सी, अब ये रेड वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो भी सेम इसका लेंथ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आपको ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वेक्टर के एंड वेक्टर एल, और बोला गया है कि इनके बीच का जो एंगल है ना वो क्या है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। तो अगर आप बोल रहे हो ऑब्ट्यूस तो डेफिनेटली आप गलत हो, बिकॉज ये इनके बीच का एंगल नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप इसमें से एक को ऐसे शिफ्ट करो कि उसकी टेल दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए। सो मैं इसको यहाँ पर वापस से ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों की लेंथ भी बराबर है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर के। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एल को ही यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, यू हैड चॉइस ऑफ शिफ्टिंग के ऑल्सो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि एल को वहीं रहने देते और के को शिफ्ट कर देते। तो के को शिफ्ट करने के लिए भी वही सेम रूल वैलिड रहेगा कि के को ऐसे शिफ्ट करो कि के की टेल जो है, ठीक है, वो एल की टेल से कोइंसाइड कर जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका के वेक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के बराबर है, लेंथ वाइज दे आर सेम एंड दे आर पैरेलल। पैरेलल क्या, अलाइंड है, एक ही लाइन में है, तो ऑफकोर्स दे हैव टू बी पैरेलल। ठीक है, तो अब देखो दोनों की टेल टेल ज्वाइन हो गई, तो ये जो है ना, ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल एनीवे सेम होने ही वाले हैं, बिकॉज इट्स लाइक दे आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक लाइन होगी, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों सेम होने वाले हैं। ठीक है, सो टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यू जॉइन देम टेल टू टेल, और जो बीच का जो एंगल आता है उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना आप ऐसा भी बोल पाओगे कि उनको हेड टू हेड ज्वाइन कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इस के को मान लो यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ ना उसको सुनने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेल टू टेल ज्वाइन करके एंगल मिला है आपको, सिमिलरली हेड टू हेड ज्वाइन करके भी आपको एंगल मिल सकता है। जैसे ये वेक्टर के जो है इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखो ये वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो दोनों का जो लेंथ है वो बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर के है। तो हेड टू हेड ज्वाइन किया ना, तो ये जो वेक्टर है ना, ये इनके बीच का एंगल हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिख भी रहा है आपको, ये दोनों एंगल सेम है। तो द मल्टीपल वेज, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसीलिए हमको बहुत डिटेल्स में एक एक पॉइंट को लिख लिख के बताना पड़ रहा है, बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि अरे यार ये बहुत बेकार की चीज़ों को हमने बहुत लंबे टाइम तक डिस्कस किया था, लेकिन वो बेकार की चीज़ें नहीं है, बहुत काम की हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप बचपन में मान लो क्लास 1 क्लास 2 में थे, उस टाइम आपको ये बताया जाता था कि ये 2 है, ये 3 है, बट आज की डेट में आपको ये बहुत ऑब्वियस लगती हैं चीज़ें। तो आफ्टर 1 और 2 लेक्चर्स यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जो भी हमने अभी पढ़ा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, ये सब आपको थोड़े टाइम के बाद बहुत ऑब्वियस लगेगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे कि इन वेक्टर्स के ऑपरेशन से कैसे डील किया जाता है, मतलब वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है या फिर उनको सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है।